प्रयागराज से ये बड़ी खबर, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा नया सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, जिसमें असद के खिलाफ ये सीसीटीवी एक बड़ा सबूत माना जा रहा है। सीसीटीवी में फायर करते दिख रहा असद। और वहीं आपको ये भी बता दें कि गोलीबारी से पहले उमेश और असद के बीच हाथापाई भी हुई थी। गोली लगने के बाद भी उमेश मुकाबला करते हुए दिखाई दिए। उमेश पाल हत्याकांड में एक और नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें उमेश पाल गोली लगने के बाद भी शूटर असद से भिड़ता हुआ दिखाई दिया। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इस लाल घेरे में आप देख सकते हैं कि असद और उमेश के बीच हाथापाई भी हुई है। गोली लगने के बावजूद भी उमेश शूटर से लड़ते हुए दिखाई दिए हैं। देखिए ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, उन्होंने खुद को बचाने का पूरा प्रयास किया। घायल अवस्था में भी उन्होंने शूटर से मुकाबला किया था। और बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं, ये नया सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें आप देख सकते हैं उमेश पाल आ रहे हैं और उनके पीछे वो शूटर भी आता है। हाथापाई होती है, जिसमें वो शूटर से बचाव के लिए हाथापाई करते हैं। और तस्वीरें आप देख रहे हैं इस फुटेज में। इस वक्त की बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। तो लगातार एक एक करके पहलू खुलते जा रहे हैं। गोली लगने के बाद भी शूटर असद से उमेश भिड़ता हुआ दिखाई दिया है। इस सीसीटीवी फुटेज से साफ जाहिर हो रहा है कि गोली लगने के बाद किस तरह से जद्दोजहद की गई खुद के बचाव के लिए। हालांकि आपको बता दें, इस फुटेज के बाद कार्रवाई और भी तेजी से की जाएगी। लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एक एक करके नए पहलू खुल रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनतंत्र टीवी के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। प्रयागराज से अमित मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। अमित, नया सीसीटीवी फुटेज आया है, ये बहुत बड़ा सबूत माना जा रहा है। असद से उमेश पाल लड़ाई करते हुए दिख रहा है, गोली लगने के बाद भी वो खुद का बचाव कर रहा है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, बता दें कि कोमल, जिस तरीके से यह सीसीटीवी नया निकल के सामने आया है, इसी गली के अंदर उमेश पाल का घर है। और जब हमलावर उन पर हमला करते हैं तो बचने के लिए इसी गली में जाते हैं। और उसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि हमलावर वहीं तक रुकते नहीं है, वो गली के अंदर भी आते हैं, जिसमें जो असद अतीक अहमद का बेटा बताया जा रहा है कि जो मेन शूटर था, वो देख सकते हैं किस तरीके से गली के अंदर घुसता हुआ नजर आ रहा है। और वहां पर उमेश पाल की हाथापाई भी उससे होती है। उमेश पाल उससे बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से वो हमलावर गली के अंदर भी गोली चलाते हैं। और उसके बाद सिपाही जो है वहां से निकल के भागने का प्रयास करता है, उमेश पाल को बचाने का प्रयास करता है और अंदर जाता है। उसके ऊपर बमबाजी भी की जाती है और ये बम फेंकने वाला वही शख्स है जो बाहर बम फेंक रहा था, गुड्डू मुस्लिम। और देखा जा सकता है गली के अंदर भी ये बमबाजी करता है, जिसमें पूरी तरीके से उसके बाद सारा वहाँ पे धुआं हो जाता है। जी अमित, ये बहुत बड़ा सबूत माना जा रहा है, जहां ये कहा जा रहा था कि अतीक अहमद की बहनें प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आ रही थी कि मामले में फंसाया जा रहा है उनके भाई को और परिवार को। ऐसे में ये बहुत बड़ा सबूत है। ऐसे में अगर हम प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से किसी प्रतिक्रिया की उम्मीद करें तो क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, अभी फिलहाल की अगर बात करें तो जिस तरीके से पुलिस ने कहा है कि जो भी आरोपी हो वो बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन वही अगर बात करें तो अतीक अहमद की पत्नी हो, अब तो अतीक अहमद की पत्नी खुद इनामी है तो वो फरार चल रही है, लेकिन अतीक अहमद के भाई की पत्नी और अतीक अहमद की बहन लगातार सामने निकल के आ रही है और कह रही है कि उनके भाई निर्दोष है, उनको फंसाया जा रहा है। लेकिन ये सीसीटीवी देखा जा सकता था, और क्योंकि इससे पहले जो सीसीटीवी था उसमें असद का चेहरा इतना क्लियर नहीं था। लेकिन ये जो गली के अंदर का सीसीटीवी, इसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि उमेश पाल को जो आखिरी गोली, यूं कहा जाए कि आखिरी गोली या जो मारता है वो असद ही मारता है। और इस तस्वीरों में साफ तौर पे उसका चेहरा दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है पुलिस के लिए एक अहम सबूत होगा और इसके बाद से पुलिस इस चेहरे को लेकर के और क्लियर हो जाएगी और जो कार्रवाई है वो और तेजी से बढ़ेगी। जी ठीक है, चलिए शुक्रिया अमित, ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये बहुत बड़ा सबूत माना जा रहा है, क्योंकि जहां एक और कहा जा रहा था, अतीक अहमद की बहनों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, साफ कहा जा रहा था कि परिवार को फंसाया जा रहा है झूठे आरोपों में। यहाँ अब असद का चेहरा साफ हो गया है, क्योंकि जो शूटर असद, उससे उमेश पाल लड़ाई करते हुए दिख रहे हैं। गोली लगने के बावजूद भी खुद का बचाव कर रहे हैं। इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है कि
लास्ट में जो शख्स है वो असद है, जो पीछे पीछे उमेश के आता है और उन पर हमला फिर से करता है। गोली लगने के बावजूद भी वो असद से मुकाबला करते हुए दिखाई दे रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में ये नया सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है पुलिस के। अब इसमें कार्रवाई बड़े स्तर पर और ज्यादा होगी। अगर इसमें हम बात करें, रफ्तार काफी तेजी से कार्रवाई की चल रही है। बहरहाल आपको ये भी बता देते हैं कि कई सारे जगह भी चिन्हित की गई, कई सारी गाड़ियां भी चिन्हित की गई। ऐसे में हर एक पहलू तलाशा जा रहा है और इस हत्याकांड में हर एक दोषी को सजा देने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। जितने भी तस्वीरें सामने आई थी, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आए थे, उनके माध्यम से लगातार हर जगह दबिश दी जा रही है। और लखनऊ से खबर, 25 मार्च को योगी 2.0 का, योगी सरकार के 2.0 कार्यकाल का 1 साल पूरा हो रहा है और सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बता दें, कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जहां प्रभारी मंत्री सभी जिलों में सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे और कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं इस वक्त की। 25 मार्च को कार्यक्रम में जिले के विधायक और सांसद मौजूद रहेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। तो राजधानी लखनऊ में आयोजित होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम, जहां 6 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने सरकार रखेगी। तो हर जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जहां सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा जाएगा। तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, 6 साल की उपलब्धियां जिनको जनता के सामने रखा जाएगा। तो योगी सरकार का जो दूसरा काल, उसका पहला साल कार्यकाल का पूरा हो रहा है। तो प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने निर्देश जारी कर दिए हैं। 25 मार्च को कार्यक्रम में जिले के विधायक और सांसद मौजूद रहेंगे। योगी सरकार 2.0 का पहला साल पूरा हो रहा है और इस अवसर पर हर जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 6 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपसे हम साझा कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री सभी जिलों में सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। तो देखिए, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो रहा है और ऐसे में जनता के सामने सरकार के जो मंत्रीगण हैं वो 6 साल की उपलब्धियों को रखेंगे। और आने वाले वक्त में 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। कहीं ना कहीं ये कदम एक बड़ा फायदा भी दे सकता है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से रामानुज भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रामानुज, आपसे जानकारी लेंगे, चूंकि जिस तरह से हम योगी सरकार 2.0 के पहले साल को देखें तो काफी तेजी से जनता के हित में काम भी किए गए, कई सारी ऐसी योजनाएं जो लाई भी गई। अब 6 सालों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखने का लक्ष्य रखा गया है। हर एक मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है, हर जिले में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है? देखिए कोमल, अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 6 साल योगी सरकार को हो गए हैं और पहले कार्यकाल की जो उपलब्धियां थी और इस जो दूसरा कार्यकाल है उसकी पहले साल पूरा होने की जो उपलब्धियां थी, यानी कि 6 साल की उपलब्धियां जो है जनता तक बताई जाए कि योगी सरकार ने कैसे जो है काम किया है। और ऐसे में अगर बात की जाए कि सभी मंत्रियों को जो अपने प्रभारी क्षेत्र में जाएंगे और उनको जो है वहां पर जो है 25 मार्च को जो है सम्मिलित होना होगा और ऐसे में वहां पर लोगों से बातचीत करेंगे, बताएंगे कि क्या क्या योगी सरकार ने पिछले जो दूसरे कार्यकाल के 1 साल में क्या कुछ किया था और पिछले जो 5 साल के कार्यकाल पूरे किए थे उसके अंदर क्या कुछ किया। तो ऐसे में अगर बात की जाए, पिछला जो ये कार्यकाल जो चल रहा है, इस कार्यकाल के अंदर जो है पहले साल के अंदर कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें जो है रोजगार से लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर और इसके साथ साथ अल्पसंख्यक समाज को लेकर हर वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है, हर वर्ग को जो है सुविधा पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो ये सारी बातें जो है रखी जाएंगी सभी मंत्रियों के द्वारा, इसके बाद जिलाध्यक्षों के द्वारा और कार्यक्रम बृहद तरीके से कार्यक्रम किए जाएंगे ताकि उत्तर प्रदेश के लोगों को पता चल सके कि 1 साल का जो कार्यकाल दूसरे 0.2 का जो कार्यकाल शुरू हुआ है वो
किस तरीके से रहा और ऐसे इस एक साल के अंदर क्या कुछ उपलब्धियां रही सरकार की, चाहे GIS समिट की बात की जाए या फिर कॉरिडोर की बात की जाए, एक्सप्रेस वे की बात की जाए, ये सारी चीजें जो है इस बात में रखी जाएंगी। और इसके साथ ही अगर बात की जाए कि पिछले 6 साल का यानी कि 6 साल का जो खाका रहेगा वो भी जनता को बताया जाएगा कि 6 साल में योगी सरकार ने क्या कुछ किया, पिछले 5 साल जो बीते थे उसमें कौन कौन सी योजनाएं जो है जनता तक पहुंची, कैसे लोगों को जो है आवास मिले, कैसे लोगों को जो है राशन मिला, इसके साथ साथ कैसे जो है लोगों को जो है बेहतर सड़कें मिली, कैसे इलाज मिला कोविड के दौरान, ये सारी चीजें जो है बताई जाएंगी, जनता तक पहुंचाई जाएंगी। और 25 मार्च का जब सरकार का 1 साल पूरा होगा दूसरे कार्यकाल का, तब जो है ये कार्यक्रम रखे जाएंगे हर जिले के अंदर। जी कोमल। ठीक है, ऐसे में अगर हम बात करें, क्योंकि मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जा रही है, ऐसे में वरिष्ठ नेता कौन कौन है जो नेतृत्व करेंगे कार्यक्रमों का? देखिए, सभी मंत्रियों को पहले से ही जिम्मेदारी सौंपी हुई है, जिलों की उनको प्रभारी बनाया हुआ है। हर मंत्री के पास 2-2 जिले हैं और ऐसे में उन 2-2 जिलों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सभी मंत्री जो है पूरे प्रदेश का भ्रमण कर लेंगे और ऐसे में अपने प्रभार क्षेत्र के अंदर जब वो पहुंचेंगे बताएंगे। इसके साथ साथ जो पार्टी के पदाधिकारी थे, अब अगर बात की जाए कि नई सूची अगर आ जाती है तो उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी 25 तारीख से पहले, और अगर 25 तारीख तक ये सूची नहीं आती है भाजपा की संगठन की तो पुराने लोगों को भी जिम्मेदारी दी जा चुकी है ताकि वो जमीन पर जाएं, बताएं। और जो पुराने जो एक आंकड़ा था 75 साल का जो चुनाव लड़ने का, उससे भी जो ऊपर हो गए हैं, 76 साल है उससे ऊपर हो गए हैं, उनको भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं ताकि वो जाएं, सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो कार्यकाल की उपलब्धियां हैं वो जनता तक बताएं। तो ऐसे में 25 मार्च को जो है सारा कार्यक्रम जो है पूरे प्रदेश भर में होगा और हर मंत्री अपने प्रभार क्षेत्र में जाएंगे और वहां पर बताएंगे कि कौन कौन सी उपलब्धियां सरकार ने जो है जनता के लिए की और जनता को सीधे जो है उससे लाभ पहुंचा। जी। लखनऊ से ही बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का कल वाराणसी दौरा संभावित है। ऐसे में पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर वो जायजा लेने के लिए पहुंच सकते हैं। और ये भी बता दें कि कल शाम 4 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों के साथ वो बैठक कर सकते हैं, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। संवाददाता रामानुज भट्ट हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए। रामानुज, सीएम योगी का संभावित दौरा वाराणसी का कल हो सकता है, ऐसे में क्या कुछ जानकारी इस दौरे को लेकर? प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो है होने वाला है, उसको देखते हुए क्या कुछ तैयारियां हैं वो कैसे की जा रही हैं, इसके साथ साथ उन स्थल की अगर बात की जाए जहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे और जहां पे वो उद्घाटन होने हैं, उन स्थलों का निरीक्षण भी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। कल ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंचेंगे और उसके बाद जो है पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे, जो अधिकारीगण हैं उनके साथ भी बैठक करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे और उसके बाद ये भी माना जा रहा है कि औचक निरीक्षण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं उन स्थलों का जहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगेगा। और इसके साथ साथ जो योजनाएं थी जिनका लाभ जो जनता तक पहुंचा है, जो लोकार्पण होंगे, जो शिलान्यास होंगे, ये सब जगह जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है स्थलीय निरीक्षण जाकर कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो प्रशासन जो है वाराणसी का वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और हर उन कमियों को ढूंढ रहा है, हर उन बारीकियों को ढूंढ रहा है जिससे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है नाखुश होते हैं, उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है जितनी भी कमियां हैं। और ऐसे में जो है कमियों को दुरुस्त करते हुए जो लोकार्पण करने वाले जो स्थल हैं उनको भी जो है स्थलीय निरीक्षण अधिकारी कर रहे हैं, जाकर स्थल पर जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या कोई कमी रह गई है नहीं। और इसी कोर कसर को दूर करने के लिए जो है लगातार अधिकारी काम कर रहे हैं और इसी कोर कसर को देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जो है वाराणसी जा सकते हैं और वहां पर देखेंगे स्थल पर पहुंचकर कि क्या कुछ कमी है या और क्या बेहतर करना है। ये सारी चीजें जो है मुख्यमंत्री जो है कल जब वाराणसी पहुंचेंगे तब ये पूरे कार्यक्रम को जो है आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि ये जरूर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहता है वाराणसी या किसी अन्य जिले में, तब वहां पहले पहुंचकर सारी तैयारियों का जायजा लेते हैं, स्थलीय निरीक्षण करते हैं और सभी अधिकारियों से बातचीत भी करते हैं। तो माना जा रहा है कल सर्किट हाउस के अंदर जो पार्टी पदाधिकारियों के बाद जो है जो अधिकारीगण हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी। वाराणसी या उस क्षेत्र के जो अधिकारीगण हैं, आला अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे, विकास कार्यों का जायजा लेंगे और इसके साथ साथ जो है अगर प्रधानमंत्री आएंगे तो क्या रूट रहेगा, इस पर भी जो है चर्चा कर सकते हैं। जी, उनके साथ अन्य कोई मंत्रीगण भी पहुंचेंगे?
देखिए, जो प्रभारी मंत्री हैं वो वहाँ पर पहले ही मौजूद होंगे और इसके साथ साथ जो जिले के मंत्री हैं, चाहे रविंद्र जायसवाल की बात की जाए या और विधायकगण हैं वहाँ के, उनसे बात की जाए, तो सभी लोग उस दौरान मौजूद होंगे। और उनकी मौजूदगी जब मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है तमाम बिंदुओं पर उनसे भी चर्चा करेंगे और उसके बाद ही जो है सारी बैठकों के बाद ही माना जा रहा है कि स्थलीय निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल कर सकते हैं, अगर वो वाराणसी का जो संभावित दौरा है अगर वो इस दौरे में तब्दील हो जाता है तब। जी चलिए, आप बने रहिए रामानुज, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेंगे। और वहीं यूपी में एनएचपीडब्ल्यूडी की सड़क निर्माण के लिए केंद्र की स्वीकृति सामने आई है। बता दें, सड़कों के डामरीकरण और चौड़ीकरण की स्वीकृति मिल गई है। सड़क निर्माण के लिए 28,500 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। तो यूपी की सड़कों के लिए अब तक की सबसे बड़ी केंद्रीय स्वीकृति है ये। बीते साल 13,000 करोड़ की स्वीकृति दी गई थी। वहीं धनराशि के लिए वित्त मंत्रालय ने अनुमोदन भी जारी किया है। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं इस वक्त की, सड़कों के डामरीकरण और चौड़ीकरण की स्वीकृति मिली है। धनराशि के लिए वित्त मंत्रालय ने अनुमोदन जारी किया है। तो यूपी में एनएचपीडब्ल्यूडी की सड़क निर्माण के लिए केंद्र की स्वीकृति सामने आ रही है। सड़कों के डामरीकरण और चौड़ीकरण के लिए स्वीकृति मिल गई है। बता दें, 28,500 करोड़ की राशि की ये स्वीकृति है। रामानुज भट्ट हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। रामानुज, सड़कों को बेहतर बनाने के लिए जो स्वीकृति दी गई है, अब तक की सबसे बड़ी स्वीकृति बताई जा रही है 28,500 करोड़ की, क्या कुछ जानकारियां देख? देखिए कोमल, अगर बात की जाए कि इन सड़कों के निर्माण के लिए लगातार जो है सरकार काम कर रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर पहले भी जो है गड्ढा मुक्ति अभियान चलाया गया था, उसके बाद दूसरे कार्यकाल में भी अभियान चलाया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देशित कर दिया था कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाए। और ऐसे में एनएच की सड़कें हों, चाहे स्टेट हाईवे की सड़कें हों, इसके साथ साथ जो जिले की सड़कें हों, जिला मुख्यालय की सड़कें हों, सबको जो है देखा जाएगा और उसमें जहाँ पर जो है कार्य की जरूरत रहेगी उसके लिए एक बड़ी धनराशि जो है केंद्र सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग को मिली है। और ऐसे में अगर बात की जाए कि एनएच के रखरखाव के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार जो है देखेगी। और इसके साथ ही अगर बात की जाए 28,500 करोड़ यानी कि बहुत बड़ी स्वीकृति है। इससे पहले 13,000 करोड़ की स्वीकृति मिली थी। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है आगामी चुनाव को भी देखते हुए जो है ये बजट पास किया है वित्त मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए। तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की सड़कों को चमकाया जाएगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए कोमल कि जो एनएच की सड़कें हैं उनको चमकाया जाएगा और साथ ही जहां पर जो नया निर्माण हो रहा है या नया निर्माण होना है उस पर भी खासा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि आने वाला चुनाव जो है 2024 का, उससे पहले जो है पूरे प्रदेश की लाइन लेंथ मिलाकर जो है सही करने की कोशिश है पीडब्ल्यूडी विभाग की। जी ठीक है। और ऐसे में चलिए, राशि तो वो काफ़ी बड़ी बताई जा रही है, क्या किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया? और अगर हम बात करें, क्योंकि स्वीकृति मिल गई है, तो कार्य को लेकर कितना तेज़ी रहेगी? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब केंद्र की स्वीकृति है तो तेज़ी भी रहेगी इस कार्य में। देखिए कोमल, अगर बात की जाए नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा अप्रैल के शुरुआती दिन से, तो माना जा रहा है कि जो चुनाव के आने से पहले ही प्रदेश की सभी सड़कों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। एनएच की सड़कों को जो है और बेहतर कर दिया जाएगा। जहां पर गड्ढे हैं, जहां पर और भी अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं या फिर कहीं नई सड़क निर्माण करवानी है, तो ये सारी चीजें जो है युद्ध स्तर पर की जाएंगी। और चुनाव के पहले जो है उत्तर प्रदेश की सड़कों को जो है बेहतर करने की जो कवायद है, लगातार जतिन प्रसाद जो विभागीय मंत्री हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सड़कों को और बेहतर किया जा सके। और गड्ढे मुक्त करने के बाद जो है हर सड़कों का जो है रिन्यूअल कराने की कोशिश है, जो मुख्य सड़कें हैं। तो ऐसे में अगर बात की तो कहीं ना कहीं कोशिश जो है विभागीय मंत्री भी लगातार कर रहे हैं और उनके जो राज्य मंत्री हैं वो भी लगातार दौरे कर रहे हैं। और ऐसे में जब ये धनराशि पहुंचेगी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो जाहिर सी बात है नए वित्तीय वर्ष के अंदर एक नया खाका तैयार किया। लखनऊ से खबर, 18,000 रोडवेज कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाकर मिलेगा। बता दें 11% महंगाई भत्ता बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। एम्पावर्ड कमेटी ने ये भत्ता बढ़ाने की मंजूरी दी है। तो अब कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। अभी कार्मिकों को 17% महंगाई भत्ता मिल रहा था। 1 जनवरी 2023 से बढ़ा हुआ भत्ता ये दिया जाएगा कार्मिकों को। तो कर्मचारियों के वेतन में 8,000 रुपए तक की वृद्धि भी होगी।
लखनऊ से खबर आईएएस डॉक्टर रोशन जैकब को गवर्नेंस अवार्ड मिला है। बता दें ई गवर्नेंस अवार्ड उनको दिया गया है। चंदौली ब्लैक राइस की फील्ड में रोशन जैकब को ये अवार्ड दिया गया है। आईएएस शर्मा प्रशांत को भी सरकार ने ई गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा है। इनोवेशन फॉर इंप्रूविंग पब्लिक एक्सपीरियंस कुंभ मेला में शर्मा प्रशांत को यह अवार्ड दिया गया है। अयोध्या से खबर, राम मंदिर निर्माण की तस्वीरें सामने आई हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ये तस्वीरें साझा की। चंपत राय ने अपने ट्विटर हैंडल से मंदिर निर्माण कार्यों की तस्वीरें साझा की है। तस्वीरों में भव्य स्वरूप लेता हुआ श्री राम मंदिर दिखाई दे रहा है। बता दें, राम मंदिर ट्रस्ट समय समय पर निर्माण कार्यों की तस्वीरें साझा करता रहता है और अब ये मंदिर एक भव्य रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, कुछ नई तस्वीरें ट्रस्ट की तरफ से जारी की गई हैं। लगातार कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए वासुदेव यादव अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वासुदेव, मंदिर की भव्यता तस्वीरों से साफ जाहिर हो रही है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ रहा है वो भव्यता और भी बढ़ती जा रही है। क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है कार्य को लेकर? जी कोमल, बताना चाहेंगे कि अयोध्या में श्री राम जन्म हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। अगर मंदिर की बात करें तो 75% से अधिक रामलला का मंदिर बन चुका है, निर्माण कार्य हो चुका है और इसका सोशल मीडिया अकाउंट के द्वारा यहाँ के चंपत राय जी जो ट्रस्ट के महामंत्री हैं उन्होंने शेयर भी किया है ताकि सभी श्रद्धालु भक्त जान सके कि कितना मंदिर का निर्माण कार्य हो चुका है। बता दें कि इस वर्ष मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते इस वर्ष श्री राम जन्म महोत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ पे मनाया जाएगा और इसका आगाज 21 मार्च से शुरू हो जाएगा जो 30 मार्च तक चलेगा। 21 मार्च को सायंकाल लगभग 4 बजे रामकोट की परिक्रमा किया जाएगा, जिस संदर्भ में कल श्री राम बल्लभा कुंज में अयोध्या के सभी धर्मगुरु और ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मीटिंग किया है। इस वर्ष का जो रामकोट का परिक्रमा होगा काफी हर्ष और उल्लास का होगा। हजारों हजार की संख्या में इसमें साधु संत श्रद्धालु सभी शामिल होंगे और बता दें कि इस वर्ष ट्रस्ट के द्वारा यह संचालन किया जाएगा जो रामकोट की परिक्रमा होगा। ट्रस्ट के द्वारा खेलकूद का भी आयोजन किया जा रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ट्रस्ट की ओर से 21 मार्च से लेकर 30 मार्च तक लगातार यहाँ पे प्रोग्राम का आयोजन होगा। प्रोग्राम का आयोजन जो खेलकूद का आयोजन होगा वो आराम की पैड़ी में होगा। जो सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा, सत्संग प्रवचन का और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो आयोजन होगा, सप्तशती पाठ का या हनुमान चालीसा पाठ का या रामायण पाठ का, वह भजन संध्या स्थल नया घाट पे होगा। कार्यक्रमों को लेकर अभी से ही तैयारियां की जा रही क्योंकि इस वर्ष का जो प्रोग्राम होगा काफी हर्ष और उल्लास का होगा, जिसमें लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे, जिसके चलते श्री राम जन्म महोत्सव समिति जो ट्रस्ट के द्वारा नई समिति बनाई गई है, इसी के तत्वाधान में यह कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, जिसके चलते यहाँ पे चारों ओर अभी से हर्ष व उल्लास है और तैयारियां व्यापक रूप से की जा रही हैं।